सो हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आप सभी का स्वागत है आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में। और आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं इस सेशन में क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स को कक्षा 11 विषय भौतिकी विज्ञान को। मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए और अपनी अपनी सीट्स पर आप लोग बैठ चुके होंगे। जो बच्चे अभी तक बैठे नहीं हैं अपनी सीट्स ले लीजिए, अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और क्लास के लिए हो जाइए बिल्कुल रेडी। आज की क्लास में हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि हमने पहले डिस्कस करे हुए हैं, जस्ट ये चेक करने के लिए कि आपको कितनी सारी चीजें याद हैं, कितनी सारी चीजें समझ में आ रही हैं और क्या आप इन क्वेश्चंस को कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर चुके हैं उनको ही करेंगे। मैं आपको सॉल्यूशंस भी करवाऊंगा साथ में, लेकिन आप कोशिश करना कि क्वेश्चंस को आप खुद से कर पाएं। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। आप अपना अपना ध्यान अपनी स्क्रीन पर बनाकर रखिए। तो वेक्टर्स को हमने काफी कुछ समझा है, वेक्टर्स के ऊपर हमने काफी सारी बातें करी थी, ठीक है, और काफी सारे क्वेश्चंस हमने इसके बेस पर करे थे, है ना। काफी सारी चीजों को हमने समझा है, ऐसा नहीं कि हमने इसमें कुछ छोड़ा हो, ठीक है। तो मोस्टली सारा पार्ट हमने कवर अप करा है और आज हम इसी के बेसिस पर कुछ आपसे जो क्वेश्चंस हमने पहले करे हैं उनको ही हम कुछ रिवीजन के तौर पर आज की क्लास में करने वाले हैं। वेक्टर्स टॉपिक इसी के साथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो कुछ क्वेश्चन हम पुट अप करते हैं आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, वेक्टर्स ए और बी के बीच का एंगल आपको फाइंड आउट करना है। दो सदिशों के बीच का एंगल आपको फाइंड आउट करना है। यदि दो वेक्टर ए और बी इस तरीके से हैं और ये एंगल जो है दिस एंगल इज 300 डिग्री, तो ए और बी के बीच का एंगल बताइए। ए पार्टी है इस क्वेश्चन का और दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का कुछ इस प्रकार से है। एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, इनके बीच का एंगल हमें दिया हुआ है 120 डिग्री। तो दोनों ही केसेस में आप ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल हमको बताइए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको ए और बी के बीच का कोण बताना है, सदिश ए और बी के बीच का कोण। चलिए तो बच्चों, जैसे कि हमने बात करी थी, हम क्या करते हैं इन क्वेश्चंस में, हम इन क्वेश्चंस में ए और बी के बीच का एंगल तब फाइंड आउट करते हैं जो ए और बी के बीच का पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल मतलब ये वाला एंगल हमको बताना है। अभी अंदर वाला एंगल 300 है तो ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो ए और बी के बीच का कोण निकल के आएगा वो आएगा 60 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट केस में आप देखिए, नेक्स्ट केस में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जो वेक्टर की जो लाइन है वो ये वाली लाइन है। मैं क्या करूंगा, मुझे एंगल चाहिए इसकी पॉजिटिव साइड के साथ, मतलब इसका हेड से हेड मिला होना चाहिए, है ना। मतलब ये इस तरीके से होना चाहिए, टो से टो मिला होना चाहिए, सॉरी। तो ये वाला जो एंगल होगा वो रहेगा एंगल जो हमको चाहिए, ठीक है। तो दैट इज थीटा। तो यहाँ पर ये निकल के आएगा क्योंकि ये लीनियर एंगल है और लीनियर में दोनों का सम 180 होगा, इसीलिए ये एंगल 60 डिग्री होगा। तो समझ में आया आपको, दोनों ही क्वेश्चंस में ए और बी के बीच का एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था आज की डेट का। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सररेखीय सदिश किनको कहते हैं? सररेखीय सदिश किनको कहते हैं? तो अगर ए और बी दो सदिश हैं, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर ए और बी दो सदिश हैं तो उनको सररेखी कब कहा जाएगा? जब वो एक ही रेखा पर स्थित होंगे। सिंपल सी बात है। अगर सपोज ये दोनों सदिश एक ही लाइन के ऊपर पड़ रहे हैं, ठीक है, तो मतलब ये क्या है, ये सररेखीय सदिश है, ठीक है। सररेखीय सदिश वे सदिश जो कि एक ही रेखा पर स्थित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सररेखीय सदिश कहते हैं। तो काफी सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस करी थी और कुछ और क्वेश्चंस भी देखते हैं इसके बेसिस पर। चलिए क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आपको ए और बी के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है इन क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। तीन सदिश दे रहा हूं यहाँ पर आपको, तीन वेक्टर्स दे रहे हैं आपको। ठीक है, और तीसरा वेक्टर ही, ठीक है। ये तीनों जो है अलग अलग सदिश हैं, आपको बताना है इनके बीच का एंगल। कुछ चीजें आपको दी रहेंगी क्वेश्चन में, वो चीजें रहेंगी कौन कौन सी?
सबसे पहली चीज आपको जो दे रखी है, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री का, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री का, और ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री का। ठीक है, ये वाला एंगल। और ये वेक्टर्स बता रखे हैं, ये वाला हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, और ये हमारा सी वेक्टर है। आपको इसमें जो एंगल्स बताने हैं, ए और बी के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का कोण, ठीक है। सेकंड आपको बताना है ए और सी के बीच का कोण, और थर्ड आपको बताना है बी और सी के बीच का कोण। चलिए, समझ में आया? तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले ए और बी के बीच का कोण। तो ए और बी के बीच का कोण कौन सा होगा भाई? अगर मैं ए और बी वेक्टर को अलग अलग लेता हूं, ये रहा देखो ए वेक्टर हमारा, ठीक है, इसको मैं अलग लेता हूं, देखो यहां पर ले रहा हूं, ठीक है। और बी वेक्टर को देखिए, बी वेक्टर कौन सा, ये वाला, इसको भी अगर मैं अलग लेता हूं तो ये इस तरीके से है। ये कैसे हैं? ये इस तरीके से हैं। हमको फाइंड आउट करना है इनके बीच का कोण। तो इनके बीच के कोण के लिए इनको कैसे होना चाहिए भाई? ऐसे होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इनको कैसे होना चाहिए? इस तरीके से होना चाहिए। अब ये वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना है, ए और बी के बीच का ये वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना है। हमें ये दिया हुआ है, जो ये वाला कोण दे रखा था हमें, ये 30 डिग्री दे रखा था। जो ये वाला एंगल दे रखा था वो हमें 30 डिग्री दे रखा था, ठीक है। और ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल जो होगा, ये कितना डिग्री हो जाएगा बताइए जरा? ये कितना डिग्री हो जाएगा? अगर मैं थीटा को, अगर मैं इसको यहां से, इस वेक्टर को यहां से उठाकर यहां पर रखता हूं तो 60 डिग्री ये है, तो दिस विल आल्सो बी 60 डिग्री। सोचो जरा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ना। अगर ये वाला 60 डिग्री है तो ये सामने वाला भी 60 होगा, मतलब ये अंदर वाला कितना होगा? 30 डिग्री। तो कहने का मतलब है ये वाला जो कोण होगा ये भी 30 डिग्री होगा। अब ए और बी के बीच का कोण हम बता सकते हैं कितना होगा भाई? ये होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री टोटल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड हमको ए और सी के बीच का कोण, तो ए और सी दोनों मिले हुए हैं, ठीक मिले हुए हैं, दोनों का टो से टो मिला हुआ है, पूंछ से पूंछ मिली हुई है ना। तो ये एंगल कितना होना चाहिए? देखो जरा ध्यान से, ये ऊपर वाला एंगल तो 30 डिग्री है। अब ये वाला एंगल का अगर पता लग जाए तो हम पता लगा सकते हैं। अब देखो ध्यान से, ये 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा, है ना। और इसी तरीके से हम बता सकते हैं कि 45 और 30 मिला करके कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। तो ए और सी के बीच का कोण जो आएगा वो आएगा 75 डिग्री, 75 डिग्री। बी और सी के बीच का कोण, तो बी और सी के बीच के कोण के लिए हमको फिर से बी को इस तरीके से मिला करके, इस तरीके से मिला करके यहाँ पर रखना होगा, और ये वाला कोण हमको बताना है। ठीक है, तो ये वाला कोण कैसे निकलेगा भाई? इधर का जो एंगल है ये पूरा 60 डिग्री है, 60 में से 45 माइनस कर दीजिए तो कितना बचता है? 60 में से 45 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 15 डिग्री। इसीलिए बी और सी के बीच का कोण क्या रहेगा? 15 डिग्री रहेगा। समझ में आया? इस तरीके से हमको ये क्वेश्चंस करने हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पर जो चीजें हमने अप्लाई करी, पहला नियम क्या है कि वेक्टर्स को मैं इस तरीके से खिसका सकता हूँ, ऐसे ऐसे समांतर में मैं उसको खिसका सकता हूँ, इसके कहीं भी ले जा सकता हूँ। लेकिन मैं क्या नहीं कर सकता हूँ? मैं इस वेक्टर को इस तरीके से रोटेट नहीं कर सकता हूँ, इस वेक्टर को मैं इस तरीके से घुमा नहीं सकता हूँ, इसका कोण नहीं बदल सकता हूँ। अगर मैंने एंगल बदल दिया तो वो गलत हो जाएगा। हाँ, अपनी सुविधा के लिए मैं इसको उठा करके आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी रख सकता हूँ। समझ में आ गई बात? तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। अगर ये बात आपके ध्यान में रहेगी तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर जाएंगे। तो ये तो था हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलिए कुछ हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, जो कि सदिशों के योग से संबंधित होंगे, वेक्टर्स के एडिशन से संबंधित होंगे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखिए। एक लड़की 3 मीटर पूर्व दिशा में जाती है, 3 मीटर पूर्व दिशा में जाती है, वहां से 90 डिग्री बाएं मुड़कर 90 डिग्री बाएं मुड़कर वह 90 डिग्री बाएं मुड़कर वह 4 मीटर
उत्तर दिशा में जाती है, ठीक है, 4 मीटर उत्तर दिशा में जाती है, लड़की का विस्थापन ज्ञात कीजिए। लड़की का विस्थापन ज्ञात करना है। विस्थापन जानते हैं आप, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की जो दूरी होती है उसको विस्थापन कहते हैं। चलिए, सबसे पहले पूर्व दिशा में जाती है, तो पूर्व दिशा ये होती है, वेस्ट डायरेक्शन ये, नॉर्थ ये और साउथ ये। सबसे पहले वो कहाँ जा रही है भाई? पूर्व दिशा में जा रही है। कितना चली? वो चली 3 मीटर। फिर यहाँ से वो शार्प 90 डिग्री मुड़ गया। अब शार्प 90 डिग्री मुड़ेगी तो किधर को जाएगी? ऐसे 90 डिग्री। कहाँ मुड़ी है? बाएं। तो यहाँ से लेफ्ट ये रहेगा, राइट नीचे की तरफ। तो कह रहे हैं लेफ्ट मुड़ी है 90 डिग्री। और कितना चली है? 4 मीटर चली है। तो बता भी रहा है उत्तर दिशा में जा रही है, और हमको दिख भी रहा है कि उत्तर दिशा में जा रही है लड़की। ठीक है, हमको क्या पता करना है? विस्थापन। तो विस्थापन क्या रहेगा भाई? इसका विस्थापन जरा ध्यान से समझेंगे। चलना लड़की ने यहाँ से शुरू करा, और चलने के बाद वो लड़की यहाँ पर पहुंची। तो ये जो बीच की दूरी होगी, ये वाली जो दूरी होगी, ये होगा इसका विस्थापन। अगर इसको नाम दें, अब हमारा काम हो गया, अब इन चीजों को हटा देते हैं, हमारा काम हो गया। अगर इसको नाम दें तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। तो हमको ए सी निकालना है। आप सीधे सीधे देख रहे हैं, ये क्या है भाई? ये है एक कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? ए सी निकालने के लिए तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी कितना है? 3 का स्क्वायर मतलब 9, बी सी कितना है? 4 का स्क्वायर मतलब 16। ए सी इज इक्वल टू 16 और 9 25। तो ए सी बराबर आ जाएगा 5 मीटर। मतलब उसका विस्थापन क्या है? 5 मीटर है, और वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से 5 मीटर दूर है। भले ही चली कितना है? वो चली है वो 4 और 3 7 मीटर, लेकिन अपनी प्रारंभिक स्थिति से देखा जाए तो वो 5 मीटर दूर पहुंच चुकी है। विस्थापन उसका 5 मीटर होगा, दूरी 7 मीटर होगी। समझ रहे हैं बात को? ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलते रहनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? अब इसमें हमको डायरेक्शन की भी बात करनी है। ठीक है, ये तो विस्थापन क्या होता है भाई? यहाँ पर देखो, क्वेश्चन एंड नहीं होगा। विस्थापन हमारा क्या होता है? सदिश होती है। विस्थापन क्या होता है हमारा? सदिश होती है। मतलब कि उसमें परिमाण भी होता है और उसमें दिशा भी होती है। तो परिमाण तो हमने बता दिया, परिमाण कितना है भाई? 5 मीटर। अब दिशा की बात भी करनी पड़ेगी। तो ओरिजिनल पोजीशन से वो कितने डिग्री कोण पर घूमी है, ये वाला कोण हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। बच्चों, ये वाला कोण आपको याद रखना है। जब ऐसा ट्रायंगल देखने को मिले जिसमें हमारा कर्ण 5 मीटर हो, लंब 4 मीटर हो और आधार 3 मीटर हो, तो इसका जो कोण निकल के आता है वो आपको याद रखना है 53 डिग्री। ठीक है, 53 डिग्री, ये आपको याद रखना है। मैंने आपको याद भी कराया था स्टार्टिंग में, 53 डिग्री और 37 डिग्री। ठीक है, तो ये 53 डिग्री का हमारा ट्रायंगल है। तो दिशा क्या बोलेंगे इसकी? 53 डिग्री। कौन सी दिशा में है? 53 डिग्री कौन सी? नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही थी ना ये, तो 53 डिग्री उत्तर की दिशा में। अब आंसर हमारा कंप्लीट हुआ है, ये आंसर हुआ है। ठीक है, तो विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। आपको परिमाण के साथ साथ दिशा भी बतानी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी है। चलिए, समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए, क्वेश्चन है, दो बल जिनके परिमाण 3:5 के अनुपात में है का परिणामी बल 28 न्यूटन है। कितना दे रखा है? 28 न्यूटन। यदि उनके मध्य 60 डिग्री का कोण हो तो प्रत्येक बल का परिणामी ज्ञात करें। ठीक है, प्रत्येक बल का परिणामी ज्ञात करें। सॉल्यूशन देखिए। चलिए, तो क्वेश्चन में हमसे जो बात बोली गई है, अगर हम उसको समझ पाए तो उसको पिक्चराइज हम कर लेते हैं थोड़ा।
इसका पिक्चर हम बना लेते हैं। दो बल है, सपोज एक को मैं नाम दे रहा हूं F1 और दूसरे को नाम दे रहा हूं F2, ठीक है। ये वाला बल जो है F1 है और ये वाला बल जो है F2 है। बल क्योंकि एक सदिश राशि होती है इसीलिए इसको हम वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनके परिमाण जो है 3:5 के अनुपात में, मतलब F1 का परिमाण बटे F2 का परिमाण बराबर 3/5 ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में। तो यहाँ से मुझे एक सीधा सीधा रिलेशन मिल के आ रहा है, F1 बराबर 3x और F2 बराबर 5x, ठीक है। का परिणामी बल, अब देखो भाई हमने परिणामी की बात करी थी कि जो रिजल्टेंट होता है इस केस में, है ना, ये हमारा सदिशों का योग नियम है, इनके बीच से होकर जाएगा। परिणामी जो होगा R वो इन दोनों के बीच से होकर जाएगा, है ना। और उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास R = √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो थीटा जो कोण है ये दोनों के दोनों 60 डिग्री कोण पर है, एक दूसरे से कितना कोण है, 60 डिग्री का। तो चलिए R की वैल्यू रखते हैं, R भी हमको दिया हुआ है, परिणामी भी दिया हुआ है 28 न्यूटन, ठीक है। तो R बराबर हमको दिया हुआ है 28 न्यूटन। चलिए बात करते हैं, तो 28 रखते हैं R की वैल्यू। F1 कितना है हमारा भाई 3x का होल स्क्वायर, F2 कितना है भाई 5x का होल स्क्वायर प्लस 2, F1 इज 3x, F2 इज 5x एंड cos थीटा की जगह आ जाएगा cos 60 डिग्री, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसे। 28 = 3x का होल स्क्वायर विल बी 9x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर विल बी 25x स्क्वायर प्लस 3 2 6 5 30, 30x स्क्वायर अपॉन cos 60 की वैल्यू होती है भाई sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये 15 टाइम्स कट जाएगा। 28 = अंडर रूट के अंदर टोटल आ जाएगा 25 और 9 34, 34 और 10 44 और 5 49x स्क्वायर। यहाँ से मुझे साफ साफ पता लग रहा है कि 7x आएगा बाहर और x विल भी 7 चक्कू 28, x की वैल्यू 4। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि F1 हमारा 3x था, मतलब 3 चक्कू 12 न्यूटन है F1, और F2 हमारा 5x था, मतलब 5 चक्कू 20 न्यूटन होगा हमारा F। यही बोला था ना प्रत्येक बल का परिणामी ज्ञात करो, तो प्रत्येक बल का परिणामी हमने ज्ञात कर लिया है। F1 बराबर इतना न्यूटन एंड F2 बराबर इतना न्यूटन। क्या ये बात आपको समझ में आई है? ये हमारा आंसर है, ठीक है। F1 जो होगा 12 न्यूटन और F2 हमारा 20 न्यूटन निकल के आ रहा है। समझ में आ गया है? नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी टाइप के। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इनको और तैयार कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। हमें ये दिया हुआ है a प्लस बी का मॉड इज इक्वल टू a का मॉड प्लस b का मॉड, ठीक है। हमको फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन a एंड b, a और b के बीच का कोण हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो a और b के बीच का एंगल किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, देखना जरा, समझना इसको। a और b का एडिशन करा हुआ यहाँ पे, मतलब परिणामी है। देखो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। अब क्वेश्चन में अगर देखें a प्लस बी इज इक्वल टू a वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मोड, और हमें दे रखा है कि a और b के बीच का एंगल हमको निकालना है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा हमारा, ठीक है, 2ab cos थीटा और इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कट जाएगा। 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 2ab अपॉन 2ab, तो cos थीटा विल बी इक्वल टू 1, और यहाँ से हमारे पास थीटा की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है cos थीटा, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो थीटा की वैल्यू निकल के आ रही है 0 डिग्री। समझ में आया? तो इस तरीके से जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब दो सदिशों के बीच का कोण 0 डिग्री होगा,
तभी जाकर के उनके परिणामी का मैग्नीट्यूड उनके अलग अलग परिणामी के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया होगा ये क्वेश्चन या नहीं आया? एक बात मैंने आपको पहले भी बताई है, अगर मैं वेक्टर ए का मॉड लिख रहा हूं या ए लिख रहा हूं खाली, दोनों का मतलब है ए का परिणामी ए का मैग्नीट्यूड, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर मोड ऑफ वेक्टर ए की जगह ए लिखा और इसकी जगह पर बी लिखा। ठीक है, और जब दो सदिशों के योग का परिणामी बोला हुआ है, यहाँ पर क्या बोला था, ए और बी को जोड़ करके उसका जो परिणामी आएगा, तो जब दो वेक्टर्स को जोड़ करके उसका परिणामी लिखते हैं तो वो आर होता है, और आर का फॉर्मूला होता है हमारा √a² + b² + 2ab cos थीटा। इस बात को थोड़ा समझना, वो चीज मैंने यहाँ पर अप्लाई करी है, लेकिन थोड़ा क्विक स्टेप में करी है, मैंने स्टेप्स बीच में गायब करे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, जाते जाते एक क्वेश्चन और। एक वेक्टर दिया हुआ है a = 3i + 4j, और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है b = 7i + 24j। ठीक है, आपसे पूछा गया है एक ऐसा वेक्टर ढूंढना है आपको c जो कि b के नहीं, जिसका परिमाण जो है, जिसका मैग्नीट्यूड b के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, एंड इसके अलावा वो वेक्टर जो है वो a वेक्टर के पैरेलल भी होना चाहिए। मतलब एक ऐसा वेक्टर चाहिए हमको c जो कि b के मैग्नीट्यूड के बराबर मैग्नीट्यूड रखता हो और a के पैरेलल हो। ठीक है, देखो कहने का मतलब ये है कि c एक ऐसा सदिश चाहिए, सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होती है ना, c में परिमाण तो होना चाहिए b वेक्टर का, और इसमें जो दिशा होनी चाहिए वो होनी चाहिए a वेक्टर की। ठीक है, तो पहले इसको फाइंड आउट कर लेते हैं भाई। b का परिमाण, b का मैग्नीट्यूड देख लो, b का परिमाण क्या आएगा, b का मैग्नीट्यूड आएगा, इस तरीके से निकालते हैं, और यहाँ पर क्योंकि हमको ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका परिमाण निकालना हमारे लिए इजी हो जाएगा। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट के अंदर 7 का स्क्वायर 49 है ना, और 24 का स्क्वायर 576, टोटल मिला के आएगा अंडर रूट के अंदर 625, और 625 किसका अंडर रूट होता है भाई, 625 का अंडर रूट हो जाएगा 25। बी का परिमाण आ गया 25। ठीक है, अब ए की दिशा, तो दिशा मैंने बोला कैसे निकालते हैं, दिशा निकालने के लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है भाई, ए कैप, दिशा मतलब यूनिट वेक्टर कैप बोलते हैं उसे। उसमें क्या करो, सदिश को उसके परिणामी से भाग दे दो। तो वेक्टर क्या है हमारा वेक्टर है, सदिश ए है 3i + 4j कैप, और इसमें इसके परिणामी का भाग दे दो। इसका परिणामी क्या होगा, 3² + 4²। तो ये आ जाएगा वेक्टर ए = 3i + 4j, ठीक है, अपॉन 3 × 9 और 4 × 16 अंडर रूट 25। वेक्टर ए = 3/5 i कैप, ठीक है, फिर 4/5 j कैप। तो अब आगे हमको b का परिमाण मिल गया, a की दिशा मिल गई, रख दो भाई फॉर्मूला में, हमको c मिल जाएगा, c वेक्टर। तो b का परिमाण रख दो, b का परिमाण है भाई 25, तो 25, और फिर a की दिशा क्या है, 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 × 5 = 25, ठीक है, 5 से कट जाएगा, 5 × 15 i कैप और 5 × 20 j कैप। ये हमारा आंसर होगा, 15 i कैप प्लस 30 j कैप। चलिए नोट डाउन कीजिए, ये हमारा वेक्टर से रिलेटेड मैंने आपको सारे क्वेश्चन जो हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती थी, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवाने की कोशिश करी। इन सारे क्वेश्चंस के और भी काफी सारे पार्ट्स हम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, जो कि आप चेक कर सकते हो, जो कि आप जाकर के देख सकते हो, सब जगह अवेलेबल है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगे, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगे और आपने नोट डाउन भी किया होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ घर से एक बार इन चीज़ों को रिवाइज करके जरूर लाएं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।